यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट बढ़ा दिया है यूजीसी ने, और वो कर दिया 31 अक्टूबर। अगर आप वीडियोस के बाद देख रहे हैं तो आप दोबारा से चेक कर सकते हैं। अगर आप इस एप्लीकेशन से छूट भी जाते हैं तो साल में 2 बार, जून और दिसंबर में ये एप्लीकेशन किया जाता है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्यों देना चाहिए, कौन कौन दे सकते हैं, उसके देने के क्या फ़ायदे हैं, नेट का क्या मतलब है और जेआरएफ का क्या मतलब है, आप दोनों में से किसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए या दोनों के लिए अप्लाई करना चाहिए। और आखिर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि यूजीसी नेट को क्वालिफाई करने की क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। मेरा नाम है विनय कुमार और मैं अपने सब्जेक्ट मास कम्युनिकेशन में 4 बार नेट क्वालिफाई किया है, और लास्ट टाइम यानी कि जून 2023 का जो नेट था उसमें मैंने जेआरएफ भी क्वालिफाई किया है। सो नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद, और मैंने कहीं से कोई भी कोचिंग नहीं ली, कहीं से कोई कोचिंग नहीं की, तो विदाउट कोचिंग कैसे आप किस स्ट्रेटेजी से नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि नेट है क्या। सो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट, जेआरएफ मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये एक ऐसा टेस्ट है जिसके बाद आप अपने सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया तो आप मास्टर हो गए, लेकिन नेट क्वालिफाई करने के बाद यूजीसी आपको रिकग्नाइज कर देता है कि आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने के काबिल हो गए। यानी कि आप देश भर में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं गवर्नमेंट के, उसमें अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई भी पोजीशन निकलता है, टीचिंग पोजीशंस निकलते हैं आपके सब्जेक्ट में, तो आप उस पोजीशन में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो नेट का मतलब ये होता है कि आप उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के काबिल हो गए। तो अगर आप भले ही टीचिंग में करियर नहीं बनाना चाहते, लेकिन अगर आपके सब्जेक्ट पे पकड़ है तो आपको नेट को जरूर देना चाहिए। जेआरएफ क्या है? तो आपको नेट का एप्लीकेशन अप्लाई करते समय आता है कि अप्लाइंग फॉर नेट प्लस जेआरएफ। तो अगर आप जेआरएफ के लिए भी अप्लाई करते हैं तो जेआरएफ इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जो लोग, जैसे मैंने टीचिंग का बात किया, आप टीचर बन सकते हो, लेकिन जो लोग टीचिंग के अलावा रिसर्च में जाना चाहते हैं, आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो पीएचडी करने के दौरान यूजीसी आपको फेलोशिप देता है। ठीक है, पहले 35,000 था, जिसका भी अमाउंट बढ़कर 37 प्लस हो गया है। तो आपको हर मंथ को फेलोशिप मिलता है, उन्हीं लोगों को फेलोशिप मिलता है जो जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया बेसिक चीज़ कि नेट क्या है और जेआरएफ क्या है। अब हम इस पार्ट में ये डिस्कस करेंगे कि नेट और जेआरएफ के क्या क्या फायदे हैं। जनरल तौर पे लोग ये समझते हैं कि नेट अगर क्वालिफाई कर लिया तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जेआरएफ कर लिया तो पीएचडी में आपको फेलोशिप मिलेगा। लेकिन इन दो सामान्य बातों के अलावा भी नेट आपके बहुत काम आने वाला सब्जेक्ट है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। नंबर 1, जैसा मैंने कहा कि अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तो ऑब्वियसली आपको अपने सब्जेक्ट में पढ़ाने का एक्रेडिटेशन आपको यूजीसी से मिल गया है, तो आप जिस भी अपने करियर फील्ड में भी उसको यूज़ करते हैं तो भी आपको वैल्यू मिलती है। लेकिन सॉलिड चीज़ें बताता हूँ। नंबर 1, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में यूजीसी के द्वारा जो भी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिर्फ और सिर्फ नेट से विदाउट पीएचडी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो नेट के थ्रू। दूसरा, मोस्टली इंडिया के यूनिवर्सिटीज़ नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को पीएचडी में डायरेक्ट विदाउट रिटन डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए इनवाइट करते हैं। तो आपको रिटन देने का टेंशन नहीं है, आप डायरेक्टली पीएचडी के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू देके आप सिलेक्ट हो सकते हैं। तीसरा, यूजीसी नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को डिफरेंट पीएसयूज जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होते हैं, वो अपने यहाँ पे जॉब्स निकालते हैं, यानी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकालते हैं। तो उनके रिटन का जो आधार होता है वो भी यूजीसी नेट होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी, एनएचपीसी, आप इसके अलावा ओएनजीसी, हर साल ये लोग यूजीसी नेट के आधार पर और क्लेट के आधार पर, लॉ में अगर है तो क्लेट के आधार पर, यूजीसी नेट के आधार पर, गेट के आधार पर, कई सारे ऑफिसर्स का डायरेक्ट उसी को रिटन मानकर ये डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करते हैं और उनका जॉब लगता है। तो आप नेट क्वालिफाई करके उन सारी कंपनीज में भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में आप अपॉर्चुनिटीज़ नहीं निकल रही हैं तो प्राइवेट किसी यूनिवर्सिटी में आपका सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए किसी प्राइवेट कॉलेज में भी नेट का रिक्वायरमेंट रहता है। अगर आपका नेट होता है तो आपको ऑब्वियसली वैल्यू दिया जाता है और प्रायोरिटी दिया जाता है। चौथा फायदा ये होता है कि नेट आपने एक बार दिया आपके सब्जेक्ट में तो लाइफ टाइम वैलिड रहता है, यानी कि आप नेट उस सर्टिफिकेट को लाइफ टाइम के लिए वैल्यू कर सकते हो। आप जीवन के किसी भी मौके पर, किसी भी समय, किसी भी जीवन के हिस्से में आप एकेडमिक्स में आ सकते हो
नेट आपका रिसर्च के मामले में भी, यानी कि रिसर्च के फील्ड में भी आपको वैल्यू करता है। तो ये तो हो गया। और JRF, जैसा मैंने कहा, JRF इज स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड टू द फेलोशिप। 3 साल का पीरियड होता है JRF में। आपको विद इन 3 ईयर आपको एनरोल करना होता है, और एनरोल करने के बाद आपको रिसर्च फेलोशिप मिलना शुरू हो जाता है। आप एडमिशन लेंगे तभी आपको फेलोशिप मिलेगा, नहीं लेंगे तो फेलोशिप नहीं मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। सो मैंने जब अपना 4 बार नेट क्वालिफाई किया, एक बार लास्ट टाइम मेरा JRF हुआ, तो कैसे हुआ? मैंने कहीं से कोई कोचिंग नहीं ली, मैंने कोई किसी कोचिंग ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन ऐसा कुछ नहीं किया, सेल्फ स्टडी से मैंने इसको क्वालिफाई किया। तो मैं अपना स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर आपको वर्क करता है तो बेटर होगा। अगर कुछ और सवाल है, आपको कुछ और समझना है, तो आप कमेंट्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप डाल सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में हम इस पर और वीडियो बनाएं। मेरा सब्जेक्ट था मास कम्युनिकेशन। तो अगर आप मास कम्युनिकेशन से UGC नेट ट्राई कर रहे हैं और आप देना चाहते हैं तो भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में इसमें नंबर भी दिया हुआ, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करेंगे तो जो भी क्वेश्चन करेंगे उसका हम सॉल्व करेंगे। कई बार हम छोटे छोटे बैचेस भी चलाते हैं, तो उसमें आप जुड़ सकते हैं। नंबर 1, अंडरस्टैंड द सिलेबस। पेपर 1, पेपर 2, 2 पेपर होते हैं इसमें, एक तो पेपर 1, एक अब पेपर 2। पेपर 1 सबके लिए कॉमन होता है, कोई भी सब्जेक्ट का UGC नेट दे रहा है, पेपर 1 इज सबके लिए समान। सेकेंड ये है कि पेपर 2 होता है। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स। पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, राइट, टोटल 300। लेकिन दोनों पेपर का परसेंटेज एवरेज होता है। सो सपोज दैट कि आउट ऑफ 300 नहीं आता है, आउट ऑफ 100 मार्क्स आपका फर्स्ट पेपर में आएगा, आउट ऑफ 200 सेकेंड पेपर में आएगा। सो यू शुड टारगेट फॉर पेपर फर्स्ट, राइट, कि आपका मैक्सिमम परसेंटेज उससे आ जाए। रीजन मैं बताता हूँ। सो अगर आप पेपर 1 का सिलेबस देखोगे तो जनरली सिलेबस में 10 यूनिट है, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड बेसिक है, बेसिक टीचिंग आपको समझना पड़ेगा, रिसर्च एप्टीट्यूड। देन आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथ का आता है, बेसिक मैथ आता है, बेसिक रीजनिंग आता है, ICT आता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हायर एजुकेशन आता है, एनवायरनमेंट आता है, पैराग्राफ आता है आपका, ठीक है। तो इस तरह से कुल मिला के आपके और कंप्यूटर आता है। 10 यूनिट है। इस 10 यूनिट में से 4 से 5 यूनिट ऐसे हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, आप पढ़ के देख सकते हैं कि आपको आसानी से आ जाएगा। पैराग्राफ के 5 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, आप ICT के क्वेश्चंस कर सकते हो, बेसिक अगर आपको कंप्यूटर आता है तो। आप बेसिक मैथ और रीजनिंग आता है तो मैथ रीजनिंग के डाटा इंटरप्रिटेशन और वो सब कर सकते हो। टीचिंग और रिसर्च आपको अच्छे से पढ़ना है। तो पहला स्ट्रेटेजी आपका ये होना चाहिए कि सिलेबस को अंडरस्टैंड करें, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करें। सो पेपर 1 में आपको 70 या 70+ % का टारगेट करना चाहिए। मेरा अपना सेल्फ टारगेट ये रहता है और हमेशा हुआ भी है कि मैं 70+ मेरा हमेशा फर्स्ट पेपर में आता है। इस साल भी मेरा 76% था। सो जब आप फर्स्ट पेपर में ज़्यादा हायर स्कोर करते हैं तो सेकंड पेपर का अगर आपका कम भी रहता है, सपोज दैट आपने अगर 70% फर्स्ट पेपर में लिया और 50% ही आपका लाभ सेकंड पेपर में आया, 100 में से 50 क्वेश्चन ही आप सेकंड पेपर में कर पाए, तो दोनों का क्यूमुलेटिव एवरेज मिला के 60% हो जाता है। तो मोस्टली सब्जेक्ट्स में 60+, 60- के आसपास ही आपका नेट हो जाता है। अगर मैं SC ST OBC कम्युनिटी की बात करूं, मतलब अगर आप उसकी बात करें, जनरल का भी 63-65 इज द एवरेज एरिया। आप अपने सब्जेक्ट का कट ऑफ हर साल का चेक कर सकते हो, गूगल पे सिंपल डालिए आपका सब्जेक्ट UGC नेट, आपका सब्जेक्ट और उसका कट ऑफ, हर एक कैटेगरी वाइज आपका नेट का JRF दोनों का कट ऑफ आ जाएगा, उसके हिसाब से आप टारगेट कर सकते हो। सेकेंड स्ट्रेटेजी ये होता है कि आप लगातार अपने भी पेपर का और फर्स्ट पेपर का दोनों का लगातार मॉक टेस्ट है, ठीक है। उस मॉक टेस्ट के लिए आप UGC नेट का अपना वेबसाइट पे मॉक टेस्ट है, CBT कंप्यूटर से ही मॉक टेस्ट है, मैं ये प्रीफर करूँगा। आप कॉपी पेन से भी दे सकते हैं, यानी कि आप ऑफलाइन भी दे सकते हैं, कई सारी किताबों में आता है तो उस किताब में आप ऑफलाइन भी दे सकते हो, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप ऑनलाइन ही दें। कई सारे पोर्टल हैं, टेक्स्ट बुक से लेके कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आपको जो भी कंफर्ट है, मैं किसी का भी यहाँ प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, आपको जो कंफर्ट लगता है, जो ठीक लगता है, वहाँ से उस टेस्ट को रेगुलर प्रैक्टिस करें। डेली या तो यूनिट वाइज या फुल पेपर डेली आपको प्रैक्टिस करना ही है। उस मॉक में अगर आप लगातार, आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्योंकि पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आपको सेकंड पेपर में भी आपको मॉक टेस्ट लगाना, ताकि आपको सेकंड पेपर में भी आपके सिलेबस के यूनिट का समझ में आए कि क्वेश्चंस आ कैसे रहे।
ठीक है। टेस्ट लगाते समय आपको उस क्वेश्चन को देखना है कि किस यूनिट से है, किस पार्ट से है और किस तरीके का क्वेश्चंस बना है। ठीक, लगातार आपको समझना। थर्ड इज कंसिस्टेंसी। आप लगातार कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहें। अगर मैं बात करूं तो कुछ कुछ चीज़ें होती है जिनसे सर्टेन चीज़ों से सवाल आता है। जैसे अगर मैं पेपर 1 की एग्जांपल दूं, क्योंकि वो सबका कॉमन है। पेपर 1 में अगर मैं बात करूं तो हर साल कुछ चीज़ें कॉमन रहती हैं। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत है। पैराग्राफ इज सेम, आपका 5 मार्क्स का 10 नंबर। ठीक, लाइक 10% इज बेसिक। एक डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स। सिंपल सेम, नंबर्स चेंज होते हैं, बाकी सारी चीज़ें ठीक होती हैं। आप आईसीटी से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लाइक मेमोरी के अराउंड, कंप्यूटर का बेसिक्स, कंप्यूटर का थोड़ा सा हिस्ट्री उसके अराउंड। ठीक है, वो भी बहुत सिंपल। टीचिंग एप्टीट्यूड से टाइप्स ऑफ टीचिंग, टाइप्स ऑफ लर्निंग, टीचिंग मेथड्स, इन सब से बहुत उसी से क्वेश्चंस आते हैं। रिसर्च को अगर हम लें तो टाइप्स ऑफ रिसर्च में भी टाइप्स ऑफ सर्वे सैम्पलिंग। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ कुछ कॉमन एरिया है जहाँ से ही ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो अगर आपने पिछले 10 साल का अगर आपने मॉक टेस्ट लगा दिया तो उसमें से आप 20 to 30% आपको क्वेश्चन सेम नहीं मिलेंगे, बट कॉन्सेप्ट मैच करेंगे और आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, और फाइनल मेरा जो स्ट्रेटेजी रहता है वो ये रहता है कि जिस आप अपने छोटे छोटे नोट्स बनाते जाएं, राइट, ताकि जिस दिन आपका एग्जाम हो उससे 2-3 दिन पहले आप उन नोट्स को रिवाइज करें। ठीक है, आखिर में ग्रुप में स्टडी करें ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे। आप तो इस तरह के स्टडी के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डालिए, तो हम लोग हो सकता है कि आने वाले समय में आपके साथ भी ग्रुप बना के शुरू करें। लेकिन लगातार आप कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करेंगे तो तैयारी वेस्ट नहीं जाएगी। इट्स नॉट अ वन टाइम। दिसंबर में और जून में 2 बार हर साल ये नेट होता है, और नेट देने का कोई भी समय सीमा नहीं है, कोई उम्र नहीं है। ठीक, जेआरएफ के लिए आपको एज क्राइटेरिया है, बट आप नेट किसी भी उम्र में दे सकते हैं। तो आपका तैयारी कहीं भी किसी भी तरीके का वेस्ट नहीं जाएगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अच्छी तैयारी करें तो आपका पहली बार में ही नेट क्वालिफाई हो जाए। नेट और आप जेआरएफ को लेकर अगर आपके कुछ और सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका जवाब दूंगा। आपको वीडियो पसंद आया हो, कुछ चीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। कमेंट में आप हमें कुछ सजेशन देना चाहें तो दे सकते हैं। और यूसी नेट और जेआरएफ की तैयारी के लिए आप सबको शुभकामनाएं। 31 अक्टूबर से पहले आप फॉर्म भर दीजिए। आने वाले टाइम में अगर आपको कुछ सजेशन या गाइडेंस की ज़रूरत होगा तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।